एक चरण में होने वाले उत्तराखंड के चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन नेताओं के पाला बदलने का खेल जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो अब कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से ही चुनाव लड़ेंगे। और पहली तस्वीर आई देहरादून के बीजेपी ऑफिस से, जहां पहुंचे किशोर उपाध्याय कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय ने टिहरी से टिकट पाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने के आरोपों का भी खंडन किया। नहीं, मैं किस चीज की बार्गेनिंग करूंगा। मैं कोई राष्ट्रपति का पद नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई राज्यपाल का पद नहीं मांग रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ टिहरी सीट से बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। धन सिंह नेगी ने हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस का अंगवस्त्र पहना और पार्टी में शामिल हो गए। बताया गया कि धन सिंह नेगी टिहरी सीट से टिकट काटे जाने से नाराज थे। जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। खबर है कि बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी सीट से टिकट दे सकती है, जिनका कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि टिहरी सीट से ही वो 2002 और 2007 में लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2012 में उन्हें इसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार से 377 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वो इस पद पर 2017 तक रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने देहरादून जिले की सहसपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वहीं धन सिंह नेगी का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना भी पार्टी के लिए झटका बताया जा रहा है, क्योंकि धन सिंह नेगी ने 2017 में टिहरी सीट से बीजेपी के टिकट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, जो अब कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने 5 राज्यों के लिए हो रहे चुनावों के प्रचार का आगाज कर दिया, जिसके लिए वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अमृतसर पहुंचे और वहां एक बस में सवार होकर वो सबसे पहले गोल्डन टेंपल पहुंचे। वहां उन्होंने हरमंदिर साहब के दर्शन किए। हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी ने वहां लंगर खाया। इस दौरान उनकी एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू तो दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बैठे रहे। लंगर में खाने के बाद राहुल मंदिर स्वर्ण मंदिर से जलियांवाला बाग के लिए निकल गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंचे हैं, जिसे गोल्डन टेंपल भी कहते हैं। पंजाब चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत राहुल गांधी यहां से कर रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला जब स्वर्ण मंदिर से निकला तो सड़क के दोनों ओर कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने राहुल के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद जलियांवाला बाग पहुंचे राहुल गांधी ने स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। इसके बाद राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में पार्टी के समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते रहे। राहुल गांधी ने अमृतसर में बने दुर्गियाना मंदिर में भी जाकर पूजा की, लेकिन पंजाब से अपने चुनाव प्रचार के आगाज के दौरान राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहां वाल्मीकि समाज से जुड़े कुछ लोगों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और यह घटना तब हुई जब राहुल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने सिद्धू और चन्नी के साथ मंदिर के अंदर बैठकर कुछ देर तक भजन सुना, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वहां खड़े कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को सही भागीदारी नहीं दी गई। यही नहीं, बीजेपी ने भी राहुल गांधी के गोल्डन टेंपल में मत्था टेककर चुनाव प्रचार का आगाज करने पर निशाना साधा। आज भी इस बात के लिए माफी मांगने से तैयार नहीं है गुरु ग्रंथ साहब से कि हमने जो पाप किया था, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, तो उसकी माफी मांगते हैं। बताया गया कि राहुल जहां जहां गए उनके साथ पंजाब के 109 उम्मीदवार भी मौजूद रहे, जिनके नामों का ऐलान कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के न्योते पर घमासान मच गया। जयंत चौधरी ने उस मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया। एक रोज पहले अमित शाह ने दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से मुलाकात की थी और उस बैठक में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तो हमला किया, लेकिन जयंत चौधरी पर उन्होंने नर्म रुख अपनाया। इस बैठक के बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आरएलडी को साथ आने तक का न्योता दे दिया, जिस पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया। हमारे वोटर से परेशान है और घबरा रहे हैं। हाँ। वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, कोई प्यार नहीं है उनके मन में। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने क्षेत्रीय पार्टियों को सम्मान दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने कि क्षेत्रीय दलों को देश के निर्माण का हिस्सेदार भागीदार बनाया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यूपी के बदायूं जिले की शेखपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार फरहा नईम पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए रो पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया और अपने इस फैसले की जानकारी देने के लिए वो मीडिया के सामने आई। लेकिन इससे पहले कि फरहा नईम कुछ बोलती, वो फूट फूट कर रो पड़ी। कांग्रेस मुझे बेचारी समझती, औरत बेचारी नहीं है। बातचीत के दौरान लगातार उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे। इस बीच उन्होंने बदायूं जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। अफसोस है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और ओमकार सिंह ने मेरे लिए इतने गंदे शब्द यूज करे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर जब उंगली उठी तो वो खुद सामने आए और फरहा नईम के आरोपों को खारिज कर दिया। बता रहे हो कि टिकट क्यों वापस किया, क्या कारण है, मुझे जानकारी नहीं। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही फरहा नईम को शेखुपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दिया था। जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात के अगले दिन पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार करने उतरे अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया। इस इलाके में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, जिसके लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला और डोर टू डोर अभियान करने निकल पड़े। वो इस सबसे पहले मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा की और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद अमित शाह मथुरा की गलियों में घूमे। वो उनसे मिलने के लिए खड़ी एक बच्ची से भी मिले और उसे आशीर्वाद दिया। अमित शाह को देखकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कोई उन्हें माला पहनाने लगा तो कोई बांके बिहारी की तस्वीर देने लगा। बीच बीच में उनके समर्थन में नारे भी लगते रहे। मथुरा में अमित शाह ने प्रभावी मतदाता संवाद नाम के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने मथुरा के लोगों से वहां विकास करने का वादा किया और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने काशी में हुए विकास के कामों की मिसाल दी और मथुरा के लोगों से वादा किया कि कान्हा की नगरी का रंग रूप भी उसी अंदाज में बदला जाएगा और वहां भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। मथुरा और काशी के मंदिरों की बात के साथ साथ अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र भी छेड़ दिया और अखिलेश पर हमला किया। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मतदान होगा। यही वजह रही कि बीजेपी ने वहां पूरा दम लगा दिया और मथुरा के बाद अमित शाह गौतम बुद्ध नगर के दादरी पहुंचे। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने अमित शाह वहां के तुगलपुर इलाके में गए और घर घर जाकर प्रचार किया। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए जब अमित शाह दादरी के तुगलकपुर इलाके में पहुंचे तो भीड़ उमड़ पड़ी। उनसे बीजेपी के प्रचार के पर्चे लेने के लिए लोग बेताब दिखे। जो नीचे आ सकते थे नीचे आए, जो नहीं आए वो छत से खड़े होकर उनकी तस्वीरें लेते दिखे। अमित शाह लगातार जनता से संवाद कायम कर रहे हैं और दादरी इलाके में गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट हो या पश्चिमी यूपी के बाकी जिले, सभी पर जाट समुदाय के वोटर जीत हार में बड़ा रोल निभाते हैं। माना जा रहा है कि एक दिन पहले दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से जो मुलाकात की थी वो इसीलिए थी कि इस इलाके में बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एक दिन पहले दिल्ली की बैठक में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से 2 टूक कहा कि पार्टी उनके साथ है और ये बात वो अपने इलाके के जाट समुदाय के लोगों तक पहुंचाएं। खबर है कि उन्होंने बैठक में कहा था कि जाट समुदाय और बीजेपी का रिश्ता 650 साल पुराना है। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का उदाहरण दिया और कहा कि जाट समुदाय ने यह लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी के लोगों की सोच भी वैसी ही है। फिर चाहे मुद्दा किसानों का हो या फिर देश की सुरक्षा का, इन दोनों ही मुद्दों पर उनकी सोच मिलती जुलती है। यही नहीं, अमित शाह ने इस बैठक में जाट समुदाय के नेताओं की ओर से रखी गई कई मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया था। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में पश्चिमी यूपी की 66 सीटों पर जाट समुदाय के वोटरों का प्रभाव माना जाता है। 2017 में बीजेपी को इन 66 में 50 पर जीत मिली थी और उनके पक्ष में 40% से ज्यादा वोट पड़े थे। और अमित शाह की कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर वो पश्चिमी यूपी में फिर से वही कहानी दोहरा पाएं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से दिल दहला देने वाला यह वीडियो सामने आया। वहां 26 जनवरी के दिन एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी की गई। आरोप है कि महिला का पहले गैंगरेप किया गया, फिर बाल काटकर उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई और तो और उस महिला को जूतों की माला पहनाकर गलियों में भी घुमाया गया। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई महिलाएं उस महिला के साथ बदसलूकी करती दिखी। इस दौरान वो महिला रोती रही और उनसे छोड़ देने की अपील करती रही, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं का दिल नहीं पसीजा। कुछ महिलाएं तो उस पर चप्पलें और थप्पड़ बरसाती नजर आईं।
हैरानी की बात तो यह रही कि भीड़ में शामिल किसी भी महिला ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जितने भी आदमी और औरत इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, उन सबको अरेस्ट किया जाए और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कर ली और बदसलूकी के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी इन्वॉल्व है वो सब आइडेंटिफाई करके उसमें 4 लोगों को हमने कल अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की भी बात सामने आ रही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट में हुई धांधली के मामले पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने जयपुर में प्रदर्शन किया। इस मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने एक दिन पहले इस बात की जानकारी दी थी कि इस परीक्षा के पेपर शिक्षा भवन से लीक हुए थे और 1 करोड़ 22 लाख रुपए में बेचे गए थे। और इसी के विरोध में एबीवीपी के कई कार्यकर्ता जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंदर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सके। इस बीच जब उनका हंगामा बढ़ता चला गया तो पुलिस उन्हें वहां से हटाने में जुट गई। हालांकि इसके लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस मुद्दे पर फिर बवाल शुरू होते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए। यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए। इस मामले में मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा समेत अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस ने रेलवे के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से हमदर्दी जताई और दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका और सरकार से छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता मार्च करते हुए दिल्ली में रेल भवन के सामने पहुंच गए, जहां पुलिस ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लाठीचार्ज की घटना को लेकर जो है अब कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर चुकी है। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। जिन छात्रों के ऊपर, मासूम छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई, उन पे जो एफआईआर केस दर्ज किए गए वो सरकार जल्द से जल्द वापस ले। दूसरी तरफ बिहार में पुलिस अब छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने वालों की तलाश कर रही है, जिसका आरोप अब तक पटना के कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर संचालकों पर लग चुका है। मशहूर यूट्यूबर खान सर के खिलाफ भी पटना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली और आरोप लगा कि खान सर की भूमिका छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए उकसाने में रही, लेकिन उन्होंने आरोपों पर सफाई दी और साफ कहा कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है। सारे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप कहीं भी हिंसा करेंगे आरआरबी को बहाना मिल जाएगा, हम लोग साथ नहीं आ पाएंगे, खुल के नहीं बोल पाएंगे। पटना के डीएम ने दावा किया कि छात्रों को भड़काने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में यह भी दावा किया कि कोचिंग सेंटर संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और वीडियो फुटेज को आधार बनाया गया है और इसीलिए पटना में सरकारी अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर चलाने वालों के साथ मीटिंग भी की। इस मीटिंग में उन्होंने लोगों से छात्रों को समझाने की अपील की। दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया, क्योंकि आरजेडी ने छात्रों के समर्थन का ऐलान कर दिया। यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं, सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी छात्रों के साथ आकर खड़ी हो गई। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। जबकि जेडीयू ने इसे छात्रों का आंदोलन मानने से ही इनकार कर दिया। ये छात्र नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी बंगाल, बिहार और हर जगह यूपी में एनएसयूआई के गुंडे जाके गोरखपुर में फिर ट्रेन को आग लगाएंगे। इस बीच प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वहीं रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान होने की बात सामने आई है और रेलवे का यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। अकेले नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। नवादा के अलावा आरा, गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। खबर है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद पाबंदियों में ढील दे दी गई। इसके लिए डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक हुई, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले शादियों में सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकते थे। यही नहीं, राजधानी में अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे। निजी दफ्तरों के साथ सरकारी दफ्तरों को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन दिल्ली में सभी स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक अभी बंद ही रहेंगे।